Hello students, welcome to Deep Dristy Academy and Digital Smart Classes. My name is DK मंडल और मैं आप लोग को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। और मैं आप लोग को पिछले बार बताया था जैसा कि चालक और विद्युत रोधी तक पढ़ाया था, और मैंने आप लोग को प्रॉमिस भी किया था कि मैं अगले जो लेक्चर होंगे उसमें आवेश के गुण बताएंगे। ओके, तो आज हम आवेश के गुण के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके, उससे पहले मैं आप लोग को जो चालक और कुचालक पदार्थ बताए थे वो कुछ मैं आप लोग को रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोग को अभी वाली लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक, तो मैंने पढ़ा था कि चालक पदार्थ किसे कहते हैं, तो वह ऐसा पदार्थ जिस पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो, यानी कि उस चालक पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से हो। ठीक, कुचालक में मैंने क्या बताया था कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो होते हैं पर मुक्त रूप से वो उपस्थित नहीं होते हैं। तो वैसे पदार्थ को हम लोग कुचालक पदार्थ या विद्युत रोधी या इंसुलेटर भी उसे कहते हैं। ठीक, तो आज मैं आप लोग को स्टार्ट जो करने जा रहा हूं विद्युत आवेश के गुण के बारे में, कि आखिर विद्युत आवेश का गुण क्या क्या है और उसका अपना अपना रोल क्या है, वो बारी बारी से पढ़ेंगे अभी इसी लेक्चर में। ठीक, तो आप लोग अपना अपना नोट्स बुक निकाल ले ताकि मैं यहाँ आप लोग को, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि यहाँ पर ही मैं टाइपिंग किया हुआ आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप लोग को लिखने में आसानी हो और अच्छी तरह से दिख जाए, यानी विजुलाइज दिखे। ठीक, तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहूँगा कि आप लोग नोट्स बुक निकाल ले और मैं जैसे जैसे समझाऊंगा आप लोग समझते जाए और लिखते भी जाएंगे। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि मैंने विद्युत आवेश गुण निकाल लिए हैं। ओके, तो यहाँ विद्युत आवेश गुण है और इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक, तो इसे पढ़ने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि विद्युत आवेश गुण को आखिर क्यों पढ़ा गया, आखिर क्या 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 ऐसा बात हो गई कि आवेश के गुण के बारे में पढ़ा। तो मैंने आप लोग को ये बताया था कि आवेश क्या होती थी, एक गुण ही तो होती थी, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी अब तो हम देख नहीं सकते किसी प्रॉपर्टी के बारे में, किसी चीज की प्रॉपर्टी को हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ उसके बारे में हम अनुभव कर सकते हैं। तो वो अनुभव को ही हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि आखिर वो कितने तरीके से अनुभव कर सकते हैं। ठीक, तो उस टॉपिक का हम लोग नाम दे दिए विद्युत आवेश गुण, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उसमें जो सबसे पहला जो आप लोग के जो प्रॉपर्टी है वो है क्वांटमीकरण का गुण। क्या है? क्वांटमीकरण का गुण, जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटिजाइजेशन प्रॉपर्टी। दूसरा गुण पर नहीं हम लोग को संरक्षण का गुण, यानी कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। और तीसरा जो गुण पर नहीं है हम लोग को योज्यता के गुण, मतलब उसमें आवेश को योग करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक, अलग अलग जगहों से आवेश ला के उसको जोड़ देंगे डायरेक्ट, जैसे पैसों को जोड़ते हैं हम लोग, 10 रुपया 5 रुपया 15 रुपया हो गई, इस तरह हम आवेश को भी उस गुण में पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग अभी बारी बारी से समझते हैं कि क्वांटमीकरण पहला है, क्वांटमीकरण। तो क्वांटमीकरण का गुण आखिर होता क्या है? देखो, ये नाम से ही देखने में लग रहा है कि क्वांटम, क्वांटम कहने का मतलब हुआ इंटीजर नंबर। ठीक, एट दैट ऑब्जेक्ट एट विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ठीक, माने कि इन इंटीजर फॉर्म, जो इंटीजर फॉर्म यानी पूर्णांकीय फॉर्म में हो। जैसे कि पूर्णांक कहने का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, इस तरह क्या हुआ, इंटीजर फॉर्म यानी कि पूर्णांक के रूप में हुआ। ठीक, अगर हम बोलें कि बताओ कि 1.6 या क्वांटमीकरण है, नहीं, ये क्वांटमीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या मतलब
कि ये दशमलव में है। ये अगर 1 2 3 इस रूप में रहता तब हम कह सकते थे कि ये पूर्णांकीय है, यानी पूर्णांक है, ये इंटीजर फॉर्म में। ओके, तो इसी गुण को हम लोग क्वांटमीकरण के गुण में पढ़ेंगे, ठीक। और वहाँ जो 1 2 3 लेंगे वो n का मान होगा, और n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आइए देखते हैं क्वांटमीकरण के गुण में। इसमें बोला गया है किसी वस्तु पर कुल आवेश मूल आवेश के पूर्णांकीय गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कि कोई वस्तु है, मान लीजिए आपके पास ये कोई वस्तु है, ठीक। तो इस वस्तु पर अगर कुल आवेश निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो हम तो पहले से ही मालूम है हमें कि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन के बिना अधूरा है, यानी कि कोई भी वस्तु को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को होना बहुत जरूरी होता है। बिना इलेक्ट्रॉन के कोई भी वस्तु का निर्माण संभव ही नहीं है, ठीक। तो अगर इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन है तो इस वस्तु पर आवेश भी होगी, तो वो आवेश कितनी होगी वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो वो आवेश को निकालने के लिए हम यहाँ पर एक फार्मूला के द्वारा देखते हैं, Q बराबर प्लस माइनस NE। क्या है? प्लस माइनस NE। अब Q क्या है यहाँ, N क्या है और E क्या है, और ये जो प्लस माइनस दिया हुआ है ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ है, इसको समझना होगा यहाँ पे डिटेल से कि आखिर है क्या प्लस माइनस। तो प्लस माइनस समझने से पहले हम ये देखेंगे कि Q क्या है यहाँ पर, ठीक। तो Q जो है ना वो किसी वस्तु पर कुल आवेश को दिखाया गया है। Q क्या है? कुल आवेश। कोई वस्तु है उस पर कुल आवेश को दिखाया गया है। N क्या है? N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या है वो बताएगी N। N क्या बताएगी? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कुल संख्या को, ठीक। E क्या है? E है मूल आवेश। मूल आवेश कहने का मतलब हुआ एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश उपस्थित हो उसी को हम लोग मूल आवेश कहते हैं, और वो हमेशा निश्चित होती है और कांस्टेंट होती है कितना के बराबर? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 के बराबर। 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 के बराबर होती है, और ये हमेशा फिक्स रहेगी। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल बनानी हो और वहां पर E का मान ना दिया हो ना, तो हमेशा अपने मन से 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम आवेश ले लेंगे, ठीक। इतना कूलम आवेश ले लेंगे, ठीक। क्योंकि हर एक क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा बार बार कि भाई E का मान इतना लेना। E हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मान है। वो कहीं भी जाइए, अगर आप इंडिया में है तो इंडिया में E का मान 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 है, तो अगर अमेरिका में चल जाइएगा तो वहाँ भी E का मान 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम ही होगा। तो वैसे आवेश जिस पर आवेश का मान 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 है, तो उस आवेश को हम लोग कहेंगे मूल आवेश। तो मूल आवेश हमेशा कांस्टेंट रहेगी। Q मालूम हो गया, E मालूम हो गया, N मालूम हो गया। अब हम देखेंगे कि प्लस कब लेंगे और माइनस कब लेंगे। मतलब कि Q बराबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर Q बराबर माइनस N लेना है, ओके, एक लेना है Q बराबर प्लस N, तो ये फार्मूला कब लगाएंगे और ये फार्मूला कब लगाएंगे, यहाँ सोचने की बात है कि कैसे लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ क्या कर रहा है, अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो तो वहां पर जो फार्मूला लगाएंगे आवेश निकालने के लिए वो लगाएंगे Q बराबर माइनस NE। Q बराबर माइनस NE लगाएंगे। अगर किसी वस्तु पर प्रोटॉन की संख्या दी हुई है तो उस वस्तु पर आवेश निकालने के लिए प्लस NE लगाएंगे। ओके, तो आप दोनों समझ गए कैसे हम माइनस लेंगे कैसे प्लस लेंगे। माइनस तब लेना है जब वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या दी हुई हो, और प्लस तब लेना है जब वस्तु पर प्रोटॉन की संख्या दी हुई है, ठीक। इन दोनों स्थितियों में हम आवेश निकाल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ देखने की बात है कि N का जो मान है
एन का, यहाँ जो एन का मान है, यहाँ भी एन है, तो एन का मान क्या हम 1.6 या 1.3 या 1.4, कहने का मतलब क्या हम एन का मान दशमलव में ले सकते हैं? नहीं, एन का मान दशमलव में नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखाया हुआ कि एन जो है वो पूर्णांकीय है। क्या है एन? पूर्णांक। एन बराबर है पूर्णांक, ये हमेशा पूर्णांक में होगा। कहा पूर्णांक कहने का मतलब हुआ 1 2 3, इस तरह बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। ठीक, अगर एन का मान, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन 1.6 या दशमलव में आ रहा हो, तो वहां पर वो उस वस्तु पर आवेश वैलिड नहीं होगा। हम कह सकेंगे वहां पर कि वो वस्तु पर आवेश नहीं है, वो गलत आवेश दिया हुआ है, क्योंकि एन का मान कभी भी दशमलव में हो ही नहीं सकता है। जैसा कि आप क्वांटमीकरण के गुण में हम लोग पढ़े हैं कि एन का जब भी मान लेना है इंटीजर फॉर्म में लेना है, यानी पूर्णांकीय गुणनफल में लेना है। ओके, तो ये तो हो गई कि विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण का गुण। ठीक, अब हम अगले पढ़ेंगे विद्युत आवेश का संरक्षण का गुण, विद्युत आवेश का संरक्षण का गुण, यानी कि कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। तो उससे पढ़ने से पहले हम देख लेंगे कि आवेश का जो मात्रक और बीमा क्या होता है। आवेश का मात्रक, क्योंकि अगले जो पढ़ेंगे अगले यहाँ पॉइंट में, वहाँ पर ही आवेश भी दिखाएंगे और उसकी मात्रक भी दिखाएंगे और उसकी बीमा भी दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए कि विद्युत आवेश का, हाँ, अगर ये नोट करना चाहें तो आप लोग कर सकते हो, यहाँ पर ही साफ साफ लिखा हुआ है, केवल इसे नोट्स कर लें। तो इसे नोट कर लिए आप लोग। अब हम पढ़ेंगे कि विद्युत आवेश का मात्रक और बीमा, विद्युत आवेश का मात्रक और बीमा, इस टॉपिक पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है वो कूलम होती है, वो कूलम होती है, और उसे इंडिकेट कैसे करेंगे? सी द्वारा। इंडिकेट हम लोग करेंगे सी द्वारा। तो याद रखिएगा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बोर्ड लेवल पर आप लोग देखिएगा कि वस्तुनिष्ठ में जो आपका जो क्वेश्चन रहता है ना बोर्ड में, वो ज़्यादातर देखिएगा कि एसआई मात्रक से रहेगा या फिर उसकी बीमा रहेगी। ठीक, तो इन दोनों को हमेशा हमेशा याद रखना है, और जब भी कोई टॉपिक पढ़िए तो उसकी मात्रक और बीमा जरूर पढ़िएगा। उससे क्या होता है कि एक नंबर का जो क्वेश्चन है ना आप लोग को, वो छूटेगा नहीं। ठीक, और जो एक एक नंबर का ऐसे एक एक नंबर का बनाते जाइएगा क्वेश्चन, तो बहुत सारा नंबर आ जाएगी। तो ये मत सोचिएगा कि एक नंबर का क्वेश्चन है इसको छोड़ देते हैं। ठीक, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यह लिख लीजिएगा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रा कूलम होती है, जिसको सी से इंडिकेट करते हैं। ब्रैकेट में सी दिया हुआ है, यानी कि सी से इंडिकेट करेंगे। दूसरा मात्रक है सीजीएस मात्रक, यानी कि विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक, यहां ध्यान दीजिएगा कि विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मतलब क्या हुआ? सीजीएस मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। ठीक, ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है, ये स्टैंडर्ड मात्रक है जो आप लोग 11th में पढ़े हुए हैं। ठीक, तो उसका जो सीजीएस मात्रक होगा क्या होगा? स्टेट कूलम, स्टेट कूलम होती है। विद्युत आवेश का अन्य मात्रक मतलब कि एसआई और सीजीएस को छोड़ के जो अन्य भी मात्रक है वो क्या है? एम्पियर गुने घंटा। जैसे कि वो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे आती है कि एम्पियर गुने घंटा, लेकिन तब तक हम यहाँ देखेंगे कि एम्पियर गुने घंटा किसका मात्रक है? विद्युत आवेश का। साथ साथ फराडे भी विद्युत आवेश का मात्रक है।
फराडे। फराडे किसका मात्रक है? विद्युत आवेश का। तो याद रखिएगा, हम लोग यहाँ पर आवेश के मात्रक के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला मात्रक SI मात्रक, ठीक, जिसको हम लोग कूलम से दिखाएंगे। दूसरा मात्रक हो गया CGS मात्रक, जिसको हम लोग स्टेट कूलम दिखाते हैं। और जो तीसरा मात्रक है एम्पियर गुने घंटा या फिर फराडे। देखिए ये फराडे जो है ना, ये रेयर मात्रा में कहीं कहीं आवेश दिखाने को मिलेगा, या आप लोग इसको नहीं जानते होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कि फराडे का नाम नहीं जानते होंगे कि वो आवेश का ही मात्रक है। और फराडे जो होती है वो मात्रक रहित यानी बीमा रहित है, यानी कि उसमें बीमा नहीं होती है फराडे में। और फराडे को हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि एक मोल पर जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है या जितना कणों की संख्या होती है उसी को 1 फराडे के बराबर बोला जाता है। तो उसका तो मात्रक संख्या का कोई मात्रक है नहीं, कोई मात्रक नहीं है, इसलिए फराडे का कोई मात्रक नहीं है, परंतु आवेश का मात्रक है फराडे। ठीक, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको VVI डाल देता हूं। ठीक, अब आ जाइए, यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि मैंने आप लोग को बताया था किसे कहते हैं, जिसमें केवल परिमाण हो, बल्कि उसमें दिशा ना हो, वैसी राशि को हम लोग क्या कहेंगे? अदिश राशि। तो आवेश भी एक अदिश राशि है जिसमें दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होती है। अब आ जाते हैं इसकी बीमा होती है AT कैसे आ गया? अगर आपको बीमा याद ना हो तो कैसे करिएगा? वहां पर कैसे, मुंह देखना नहीं ना है, वहां पर ही कैसे करना है कि अगर करंट का आपको फार्मूला याद है, करंट का फार्मूला याद है। करंट का फार्मूला क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, यहां पर I बराबर Q/T, I बराबर Q/T होता है। अब Q का हमको निकालना है बीमा, तो कैसे करेंगे? अब I जानते हैं कि Q बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? Q बराबर I गुना T हो जाएगा। तो I की जो बीमा होती है, स्टैंडर्ड बीमा होती है, वो होती है A। ठीक, और T टाइम है, और टाइम का हम लोग बीमा पढ़ते आ रहे हैं कैसे? कैपिटल T से। तो हो गई ना AT, यानी कि आवेश की बीमा AT के बराबर होगी। ठीक, अब यहां हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के द्रव्यमान और तीनों पर कितना कितना आवेश है उसके बारे में भी यहां देख लेंगे। ठीक, तो यहां देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान वाली कॉलम ये है, इलेक्ट्रॉन के आवेश वाली कॉलम इधर दिया हुआ है। तो द्रव्यमान, अब हम पहले देखेंगे द्रव्यमान कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो द्रव्यमान होती है वो 9.11 × 10⁻31 kg होती है। प्रोटॉन की 1.6725 × 10⁻27 kg, और न्यूट्रॉन की जो होगी 1.675 × 10⁻27 kg होगी। ठीक, अब आवेश के बारे में देखते हैं कि आवेश कितना कितना होगा। तो आवेश जो होगी वो होगी माइनस, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगी माइनस। ठीक, तो -1.6 × 10⁻19 कूलम, यहाँ 1.6 × 10⁻19 कूलम, प्लस में यहाँ होगी क्योंकि प्रोटॉन पर है। ओके, यहाँ 0 होगी, यहाँ पर 0 होगी। ठीक, अब यहाँ देखेंगे, एक मिनट, अगर हमको द्रव्यमान निकालना हो कि द्रव्यमान कितना हो गया। सॉरी, लाइट चली गई है, देख रहे हैं सर, लाइट चला गया है, लेकिन यहाँ पे फिर भी हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पर अगर द्रव्यमान देखना हो कि द्रव्यमान कितना होगा, तो कैसे देखेंगे कि द्रव्यमान कितना है? तो अगर हम पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन तीनों में किसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ देखते हैं हम लोग इस रो में आ जाते हैं। इस डाटा से हम लोग देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है सबसे ज़्यादा है, और प्रोटॉन की द्रव्यमान उससे भी कम है, और इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान उससे भी कम है। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी।
ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक। न्यूट्रॉन की, उसके बाद प्रोटॉन की, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की, ठीक। तो ये नोट्स कर लो आप लोग तब तक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जोड़ना। तो यहां हमने पढ़ा द्रव्यमान के बारे में और आवेश के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो यहां देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो सबसे कम द्रव्यमान है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की जो द्रव्यमान है वो सबसे कम है, उसके बाद प्रोटॉन की है, उसके बाद न्यूट्रॉन की है। कहने का मतलब है कि न्यूट्रॉन की द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होगी, फिर प्रोटॉन की और फिर इलेक्ट्रॉन की। ओके, तो इसे नोट्स कर लो तुम लोग, और मैं अगले जो इसमें पॉइंट है वो बताने जा रहा हूँ, और वो है संरक्षण का गुण। क्या है? संरक्षण का गुण। तो इसमें संरक्षण के गुण को हम बहुत आसानी से समझेंगे कि संरक्षण के गुण वैसा गुण होता है जिसमें हम आवेश को न तो उत्पन्न करते हैं और न ही नष्ट करते हैं, तो वैसे गुण को हम लोग संरक्षण का गुण कहेंगे। जैसे कि कोई कांच की छड़ को ले लेते हैं और एक रेशम का कपड़ा, जो मैंने पिछले उदाहरण में आप लोग को बताया था प्रेरण में, कि वहां पर क्या करते थे कि कांच की छड़ को और रेशम की कपड़ा को रगड़ते थे। तो रगड़ने पर क्या होता था कि जो कांच की छड़ है उस पे से इलेक्ट्रॉन निकलती थी और फिर रेशम के कपड़े पे चला जाता था। इलेक्ट्रॉन निकला और रेशम के कपड़े पे चला गया, जिसके कारण क्या होता था कि जो रेशम का कपड़ा है वो ऋणावेशित हो जाती थी और जो छड़ होता था वो धनावेशित हो जाता था। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर न तो इलेक्ट्रॉन का नष्ट हुआ कांच की छड़ से और न ही उत्पन्न हुआ रेशम के कपड़ा पर, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हुआ, यानी ट्रांसफर हुआ। पहले इलेक्ट्रॉन था कांच की छड़ पे, अब आ गया रगड़ने के बाद रेशम के कपड़े पे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। ठीक, तो ऐसे गुण को हम लोग कहेंगे कि विद्युत के संरक्षण का गुण। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं विद्युत आवेश के योज्यता का गुण। ठीक, ये पहले नोट कर लो आप लोग ताकि आप लोग को आगे समझा सकूं, ये नोट कर लो। अगर नोट ना किया हो तो पॉज करके भी वीडियो देख सकते हो। अब आ जाते हैं विद्युत आवेश के योज्यता के गुण में। तो विद्युत आवेश का योज्यता का गुण क्या कहता है? योज्यता मतलब हुआ एडिशन। क्या? एडिशन। एडिशन, और एडिशन मतलब होता है योग। क्या होता है? योग। यानी कि किसी वस्तु को योग करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक, किसी वस्तु को किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो वैसे गुण जिसमें आवेशों को जोड़ा जाता है, तो ऐसे गुण को हम लोग योज्यता के गुण कहते हैं। और इस गुण में ये कहता है कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हो। ठीक, किसी वस्तु पर उपस्थित प्रत्येक आवेश का बीजगणित, मतलब किसी वस्तु पर कुल आवेश दिया हुआ, मतलब कि अलग अलग आवेश दिया हुआ और उस पर निकालना है कुल आवेश। तो कैसे करेंगे? उस सभी आवेशों को बीजगणितीय योग कर देंगे। ठीक, सभी आवेशों को क्या करेंगे? बीजगणितीय योग करेंगे। ठीक, तो जैसे कि हम समझते हैं कि कोई वस्तु ले लिया, यहां पर हमने कोई वस्तु ले लिया। ठीक, और मैंने बोला कि इस वस्तु पर, ठीक,
ओके स्टूडेंट, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा विद्युत आवेश के योज्यता के गुण के बारे में। अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि विद्युत आवेश का घनत्व यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है, अभी मैं आप लोग को उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले कि ये नोट्स कर ले आप लोग, ताकि आसान हो आप लोग के अगले लेक्चर समझने में। ठीक, आप लोग नोट कर या इसको पॉज करके भी मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम आवेश के घनत्व में। ठीक, उससे पहले दोस्तों हम लोग ये समझेंगे, उससे कुछ न्यूमेरिकल रिलेटेड कर लेते हैं, ताकि आप लोग को जो हम लोग आवेश के गुण का जो फार्मूला पर हैं, सूत्र पर हैं, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, उसी बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल है, उसके बाद उसे हम कर लेते हैं, ताकि आप लोग को फार्मूला रटने की जरूरत ना पड़े, केवल समझने पड़े। देखिए न्यूमेरिकल बनाने से ये होता है कि आप लोग का जो फार्मूला है ना, वो अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा, फिर भूलिएगा कभी नहीं। ठीक, तो यहाँ देखते हैं, बोलते हैं कि यदि एक वस्तु पर 2 कूलम, 3 कूलम, -5 कूलम तथा -2 कूलम आवेश हो, तो उस वस्तु पर कुल आवेश ज्ञात करे। यहां ध्यान से देखिएगा, इसका हम लोग हल करने जा रहे हैं। मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, ठीक, और बोला गया है कि इस वस्तु पर 2 कूलम, 3 कूलम, -5 कूलम और -2 कूलम आवेश उपस्थित है। ठीक, तो बताएं कि इस वस्तु पर कुल आवेश कितना होगा। तो मान लेते हैं इस वस्तु पर जो कुल आवेश है वो है Q, कुल आवेश Q है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग ने जो थर्ड गुण है विद्युत आवेश के योज्यता के गुण में हम लोग पढ़े हैं कि यदि किसी वस्तु पर अलग अलग आवेश दिया हो, तो उस वस्तु पर कुल आवेश निकालने के लिए उन वस्तु पर उपस्थित सभी आवेशों को बीजगणितीय योग कर देते हैं। तो यहाँ पर बीजगणितीय योग करिएगा आप, तो क्या हो जाएगा, Q बराबर +2, +3, -5 और -2 कूलम। ये सब को बीजगणितीय योग करने के बाद आएगी -2 कूलम। तो कुल इस वस्तु पर जो कुल आवेश होगा वो कितना हो जाएगा, -2 कूलम आवेश हो जाएगी। ठीक, ओके। अब हम समझेंगे कुछ नोट्स है यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के वस्तुनिष्ठ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो यहाँ देखिएगा कि 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम। अगर इसी 1 कूलम बराबर होता है ESU में पूछा जाए, ठीक, यहाँ स्टेट कूलम में पूछा गया है, यहाँ ESU मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में पूछा जाएगा, तो 3 × 10⁻⁹। ठीक, उसके बाद होता है 1 कूलम बराबर 1/10 यानी कि 10⁻⁻1 EME, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है 1 कूलम बराबर 10⁻⁻1। ये सब डायरेक्ट आप लोग को ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आप लोग को ऑब्जेक्टिव में। सिर्फ यहाँ याद रखना है और उसमें जाके वहां पर ही गोला लगा के रंग देना है बस। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश अगर पूछे, इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश, तो वो होती है एक इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश वटा 1 इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान। जब इन दोनों को मान रखिएगा तो आपको आ जाएगा 1.8 × 10⁻⁻11 kg कूलम प्रति kg आ जाएगी। ठीक, उसी तरह देखते हैं कि 1 कूलम पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगी। तो 1 कूलम इलेक्ट्रॉन पर जो संख्या होती है वो होती है 0.625 × 10⁻⁻19। ठीक, सॉरी यहां जो हो जाएगी बच्चों, ये
माइनस नहीं होगी, यहाँ प्लस होगी, यहाँ प्लस होगा, प्लस 19, ठीक, और यहाँ हो जाएगा प्लस 80, ठीक, यानी कि 6 पॉइंट। यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुई है, मैं इसको अभी करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ जो हो जाएगी 0.625 इंटू 10 टू पावर 19, 0.625 इंटू 10 टू पावर 19, ठीक, या तो इसको कहेंगे 6.25 इंटू 10 टू पावर 80, इतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी इस पर, ठीक। अब हम समझेंगे कि 1 माइक्रो कूलम पर 10 टू पावर -6 कूलम होती है, 1 नैनो कूलम पर 10 टू पावर -9 कूलम होती है। उसी तरह 1 नैनो कूलम पर 10 टू पावर -9 कूलम होगी, ठीक। अब यहाँ ये सब आप लोग नोट कर ले, यहां से लेके आप लोग यहां से लेकर यहां तक आप लोग नोट कर ले, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग को ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे आप लोग को। इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहां पर ये उतार लिए आप लोग। अब यहां कुछ न्यूमेरिकल देख रहे हैं। यहां बोला है कि यदि एक गोले पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 गुने 10 टू पावर 8 हो तो गोले पर कुल आवेश ज्ञात करें, ठीक। अगर किसी वस्तु पर, यहां पर दिया हुआ गोला, एक गोले पर मान लेते हैं यहां पर कोई गोला दिया हुआ है, इस पर बोल रहा है कि इस गोले पर जो आवेश है, इस गोले पर जो आवेश है यानी Q बराबर दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू 10 टू पावर 8, 5 इंटू सॉरी इलेक्ट्रॉन की संख्या दी हुई है, इलेक्ट्रॉन की संख्या दी हुई है। ये यहाँ आवेश नहीं दिया हुआ, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या दी हुई है, ठीक। यानी कि n बराबर दिया हुआ है आप लोग को 5 इंटू 10 टू पावर 8, 5 इंटू 10 टू पावर 8। तो बताएं कि इस वस्तु पर Q बराबर क्या होगा, इस वस्तु पर Q बराबर क्या होगा। तो Q निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कि Q बराबर होती है प्लस माइनस Ne, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो हम यहाँ पर माइनस लेंगे, Q बराबर माइनस Ne लेंगे। तो -5 गुने, अब n के जगह कितना रखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आप लोग को इतना, और E का मान जो होता है, E का मान होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। ये हमने यहाँ पर रिपोर्ट कर दिया E के जगह। तो इन दोनों को कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा -8 इंटू 10 टू पावर -11 कूलम आवेश उत्पन्न हो जाएगी, ठीक। तो देख लीजिए इसको आप लोग। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या होता है। यहाँ हम देखते हैं, बोला कि यदि किसी वस्तु पर, यहाँ देखिएगा दूसरा क्वेश्चन नंबर, यहाँ दूसरे क्वेश्चन नंबर पर आ जाते हैं। देखते हैं कि यदि किसी वस्तु से 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाता है तो उस वस्तु पर कुल धन आवेश ज्ञात करें। तो किसी वस्तु से
कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। यहां देखिए, किसी वस्तु से 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया गया है। तो 9 इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकालिएगा तो क्या होगा, उतना ही प्रोटॉन उस वस्तु पर बच जाएगा। अब जितना इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से निकालते हैं हम लोग, उतना ही प्रोटॉन उस वस्तु में बच जाती है। तो वो वस्तु कैसा आवेश होगा, धन आवेश हो जाएगा। जो मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर में भी बताया है कि किसी वस्तु को धनावेशित करने के लिए हम उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं। तो जब बाहर इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो वो वस्तु धनावेशित हो जाती है। यानी कि मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है और मैंने इस पर बोल दिया कि इस पे 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है, ठीक। तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन कहने का मतलब यह वस्तु उदासीन है। तो मान लेते हैं हम 5 इलेक्ट्रॉन को इसमें से निकाल लेते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिए इसमें से, तो इस पर जो है 5 प्रोटॉन बच गया, इस पर 5 प्रोटॉन बच गया। तो 5 प्रोटॉन की वजह से उस वस्तु पर जो आवेश होगी वो धन आवेश होगा, यानी कि प्रोटॉन की वजह से आवेश आया, इसलिए वो वस्तु धनावेशित हो जाएगी। तो वही यहाँ पर करेंगे कि 10 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं। तो मान लें कि 10 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया आपने, तो कितने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, 10, यहाँ रख दिए n के जगह, वही फार्मूला वही लगाएंगे, Q बराबर -Ne लगाएंगे, ठीक। तो -Ne लगाया यहाँ पर, तो देखा कि कितना आ गया, 1.6 × 10⁻−10 कूलम। फिर कुल बस, हाँ अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस आया है, यहाँ माइनस आया है। तो ये माइनस जो आई है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आई है, ठीक। माइनस जो आई है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आई है, लेकिन हमें उस वस्तु पर प्रोटॉन के कारण आवेश निकालनी है, इसलिए माइनस को हटा के प्लस लिखेंगे, बाकी परिमाण सेम आएगा। तो यहाँ पर कितना आ गई, प्लस 1.6 × 10⁻−10 कूलम। सिर्फ यहाँ माइनस है तो यहाँ पर ही प्लस कर देंगे, क्योंकि धनावेशित हो गई है वस्तु, इसलिए, ठीक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यहां आप लोग देख रहे हैं कि यदि किसी वस्तु पर n1 इलेक्ट्रॉन और n2 प्रोटॉन हो तो उस वस्तु पर कुल आवेश क्या होगा। तो किसी भी वस्तु पर n1 इलेक्ट्रॉन और n2 प्रोटॉन, मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है, ठीक, ये कोई वस्तु है, इस पर n1 इलेक्ट्रॉन है और n2 प्रोटॉन है, n1 इलेक्ट्रॉन और n2 प्रोटॉन है। तो इन दोनों के कारण उस वस्तु पर कुल आवेश कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे कि n1 के वजह से पहले हम उस वस्तु पर आवेश निकालेंगे, फिर n2 की वजह से उस वस्तु पर आवेश निकालेंगे, और फिर कुल आवेश निकालने के समय दोनों को बीजगणितीय योग कर देंगे। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या n1 है, देख रहे हैं आप लोग, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई और ये प्रोटॉन की संख्या हो गई, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या n1 है, तो मान लेते हैं कि आवेश माने कि इलेक्ट्रॉन की वजह से जो आवेश आई वो q1 है, और कितना हो जाएगी n1e, यानी -n1, यहाँ पर हो जाएगी ये -n1e, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से इसलिए इस पर माइनस होगी। अगर प्रोटॉन की वजह से उस वस्तु पर आवेश निकालना हो तो वही फार्मूला निकालेंगे, Q बराबर +n, इस बार हम लेंगे +n क्योंकि प्रोटॉन की वजह से है, और वो हो जाएगी +n2e हो जाएगी। अब हमें उस वस्तु पर कुल आवेश निकालना है, तो कुल आवेश निकालने के लिए हम उन दोनों आवेशों को बीजगणितीय योग कर देते हैं। तो दोनों आवेश को जोड़ने के बाद हमें प्राप्त होगी n2 - n1e, सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिसप्रेजेंटिंग है, मैं इसे सुधार देता हूँ आप लोग को। यहाँ पर जो हो जाएगी नहीं राइट, ये ठीक है, ठीक है, n2 -
N1E, ये राइट है, ठीक है, ये ठीक है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम लोग और देखते हैं। यहां पर बोला गया कि यदि किसी वस्तु पर कुल आवेश 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो तो वस्तु पर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। यहां देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। अभी तक हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन की संख्या दी हुई थी तो उस वस्तु पर आवेश निकालना था, लेकिन अब आवेश दी हुई है तब उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो इसे समझते हैं हम। मान लेते हैं यह कोई वस्तु है, ठीक, इस वस्तु का आवेश दिया हुआ है, यानी कि इसका Q का मान दिया हुआ है। तो बोलिए कि इस पर N का मान कितना होगा, यानी कि N का मान बताना, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या को इस पर बतलानी है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो उस फार्मूला से निकाल लेंगे जो हमने बताया था क्वांटमीकरण के गुण में। क्या था वो? Q बराबर Ne, और N जो होती थी वो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती थी। तो उस फार्मूला से हम याद रखेंगे Q बराबर Ne। तो N का मान निकालने के लिए Q बटा E करना पड़ेगा। तो Q का मान दिया हुआ है 3 पॉइंट, यहाँ ये दिया हुआ है Q का मान, तो Q की जगह पर रखेंगे Q और बटा करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो इन दोनों को जब आप कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा? 2। तो उस वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई वो कितना आ गई? 2 आ गई। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। यहां बोल रहा है, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां बोल रहा है कि किसी वस्तु पर 0.48 इंटू 10⁻⁻18 कूलम आवेश है। क्या यह गलत है या सत्य है? कैसे बनाइएगा? किसी वस्तु पर आवेश दे दिया है, अब बोल रहा है कि क्या ये जो आवेश वस्तु पर दिया हुआ सत्य है या गलत, कैसे मानिएगा? कैसे हम निकालेंगे? हाँ बताइए कैसे निकालेंगे? तो इसे निकालने के लिए हम उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या को पहले निकालेंगे। ठीक, तो इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? Q बराबर N लेंगे। अगर N का मान इंटीजर फॉर्म में आ गया, यानी कि पूर्णांकीय फॉर्म में आ गया, तो हम कहेंगे कि वो जो आवेश दिया हुआ है उस वस्तु पर वो बिल्कुल सत्य है। अगर N का मान दशमलव में आ गया, अगर N का मान दशमलव में आ गया तो हम ये कहेंगे कि उस वस्तु पर जो आवेश का मान दिया हुआ है वो असत्य है, बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। ठीक, तो यहाँ देखते हैं और पाते हैं कि क्या है। यहाँ N का मान कितने दशमलव में आता है या फिर पूर्णांक में आता है। तो यहाँ देखिए इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम लोग। सॉल्यूशन, इसको हम लोग हल करते हैं। तो हम यहां तो सबसे पहले आवेश दिया हुआ है, वही फार्मूला लगाएंगे Q बराबर Ne। Q बराबर Ne। हमें N निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? Q बटा E करना पड़ेगा। तो बताइए यहां पर Q कितना दिया हुआ है? Q का मान 0.48 इंटू 10⁻⁻18 दिया हुआ है। 0.48 इंटू 10⁻⁻18 दिया हुआ है। और E का मान आप लोग को पता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ठीक, 1.6 इंटू स्टूडेंट हमने यहाँ पर देख रहे थे कि अगर किसी वस्तु पर आवेश दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को कैसे निकालते हैं। ठीक, और उसी संख्या से हम लोग पता लगाएंगे कि वो वस्तु पर आवेश होगा या नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने इस प्रॉब्लम को देखा।
को देखा कि किसी वस्तु पर 0.48 × 10⁻18 कूलम आवेश है, ठीक, 18 कूलम आवेश है। क्या ये सत्य है? तो इसको कैलकुलेट हम लोग यहाँ कर लेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 0. इसे डिवाइड करोगे तो 0.3 × 10, ठीक, इसे कट जाएगी यानी कि 3 आ गई। तो 3 जो है n बराबर आ गई, यानी कि ये इंटीजर है, यानी पूर्णांक में इसमें है, ये पूर्णांक में है। तो ये जो आवेश दी हुई है उस वस्तु पर ये बिल्कुल सत्य है। तो हम कहेंगे यस इट इज ट्रू। यहां जो ये जो हो जाएगी ये सत्य होगी, ठीक। उसी तरह हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को कि किसी वस्तु पर 0.64 × 10⁻² कूलम आवेश हो सकता है या नहीं। इसे भी हम इसी फॉर्मूला से जांच करेंगे। यहां देखते हैं जो 16 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है Q बराबर 0.64 × 10⁻20 इतना कूलम आवेश दिया हुआ है और बोला गया है कि क्या उस वस्तु पर इतना आवेश हो सकता है। तो उसी तरह हम निकालेंगे, वहां भी n निकालेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्णांक में आ जाएगी तो हम कहेंगे कि यस इट इज ट्रू, यह बिल्कुल सत्य है कि उस वस्तु पर इतना आवेश हो सकता है। अगर दशमलव में आ गए तो इट इज रॉन्ग, उस वस्तु पर जो आवेश दिया हुआ है बिल्कुल गलत है। तो उसी तरह फॉर्मूला से निकालते हैं। तो यहाँ n बराबर हो जाएगी Q/E और Q का मान दिया हुआ यहाँ पर 0.64 × 10⁻20, ठीक। (10⁻20 दिया हुआ और E का मान जो होता है वो दिया है 1.6 × 10⁻90। अगर इसे डिवाइड करिएगा आप, इसे डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो आ रहा है 0.4 × 10⁻1 के बराबर आएगी, यानी कि इसको हटाते हैं पॉइंट तो 0.04 आ जाती है। तो ये जो 0.04 है क्या ये इंटीजर है, यानी पूर्णांक में? नहीं, ये दशमलव में है। इसलिए इतना जो है ये जो क्वेश्चन होगा जो आप लोग को ऊपर में दिया हुआ था क्वेश्चन, ये असत्य होगा, ये असत्य होगा। तो इस प्रकार हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है अगले क्वेश्चन में। हाँ, 7 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं और यहाँ देखते हैं हाँ, तो यहाँ पर स्टूडेंट 7 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु पर 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन किसी अन्य वस्तु पर स्थानांतरित हो तो 1 कूलम आवेश पर स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा, ठीक। तो यहाँ हम देखेंगे कि 1 सेकंड में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 10⁹, ठीक। तो स्थानांतरित आवेश कितना होगा? अब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उस वस्तु तो आवेश भी जा रहा होगा, तो कितना आवेश है स्थानांतरित होने वाली, निकल के आ गई 1.6 × 10⁻10 कूलम, ठीक।
तो यहाँ बोल रहा है कि अतः 1.6 इंटू 10 को कूलम को स्थानांतरित होने में लगा समय 1 सेकंड का है। ठीक, तो एक कूलम, एक एक नियम से बनाएंगे, तो एक कूलम को स्थानांतरित होने में लगा समय 1/1.6 इंटू 10⁻10 हो जाएगी। जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड का आ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ बोल रहा है कि 1 कूलम आवेश को जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जाने में जो समय लगा वो कितना लग गया, इतना सेकेंड। ओके, अब आप लोग को नेक्स्ट में मैं बता देता हूं आवेश घनत्व, जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। यहां देखिए आवेश घनत्व। आवेश घनत्व इसे पूछा तो नहीं जाता है क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, नॉलेज में रखना बहुत जरूरी होता है। आवेश घनत्व यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। ये मुख्य रूप से 3, एक तो पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा, दूसरा आयतन आवेशीय घनत्व हो जाएगा और तीसरा रेखीय आवेश घनत्व हो जाएगा। ठीक, तो हम बारी बारी से इसके बारे में देख लेते हैं। ये फार्मूला टाइप से क्वेश्चन है, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं वो डायरेक्ट फार्मूला बेस आते हैं। मतलब कि सबको दे दिया रहेगा, सिर्फ फार्मूला याद है आपको, तो उस फार्मूले पर वैल्यू को पुट कीजिए और आंसर ले आइए। ठीक, तो देख लेते हैं क्या होता है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है क्या, कि किसी पदार्थ पर कुल आवेश और उस पदार्थ के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। अगर मान लो कि कोई वस्तु है, ठीक, इस पर कुल आवेश Q है और इसका जो एरिया दिया हुआ है, इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो A है, तो इसका कुल जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा उसको हम इंडिकेट करते हैं सिग्मा से। ठीक, सिग्मा से इंडिकेट करके इसको बोलते हैं सिग्मा। तो इस सिग्मा को इंडिकेट करते हैं, सिग्मा बराबर हो जाएगी Q बटा यानी कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। ठीक, तो ये आ गई पृष्ठीय आवेश घनत्व की फार्मूला, जो यहां भी आप लोग को दिखाया गया है, और शॉर्ट में जो फार्मूला आएगी यहां दिखाया गया है। ठीक, ओके। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व का SI मात्रक हो जाएगा कितना, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। Q का मात्रक कूलम होती है। ठीक, अगर भुला जाइएगा फार्मूला तो यहां से भी याद रख सकते हैं। Q का मात्रक कूलम, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, यानी m स्क्वायर। ठीक, कूलम प्रति मीटर जो यहां पर आप लोग को दिया हुआ है। ठीक, अब आ जाते हैं आयतन आवेश घनत्व में। आयतन आवेश घनत्व किसे कहेंगे, तो आयतन आवेश घनत्व में क्या होगा, किसी वस्तु पर कुल आवेश और उसके आयतन के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, किसी वस्तु पर कुल आवेश मान लेते हैं, उसी तरह ये कोई वस्तु है, यहां पर कुल आवेश Q दिया गया है और इस वस्तु का जो आयतन है, वॉल्यूम जिसको बोलते हैं, वो V है, ये V है। तो इसका जो आयतन आवेश घनत्व को है हम उसे लेमडा द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा, लेमडा द्वारा। ये तो लेमडा बराबर होती है Q बटा V, यानी कि रो बराबर हो जाएगी Q बटा V। याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे RHO, रो बोलेंगे, और वो हो जाएगी कुल आवेश बटा उसका उस वस्तु का आयतन। ओके, इसका मात्रक जो होगा कूलम मीटर Q हो जाएगी। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है, यहाँ पर लिखना चाहिए कूलम SI मात्रक हो जाएगा कूलम
प्रति मीटर क्यूब, कूलम प्रति मीटर क्यूब, कूलम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगी। ओके, इसमें हम लोग एक बात और समझेंगे, इसमें एक पॉइंट है रेखीय आवेश घनत्व। जो थर्ड पॉइंट है वो रेखीय आवेश घनत्व है। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व में ये होगा, इसको हम लोग लेम्डा द्वारा इंडिकेट करते हैं। ठीक, ये बोलता है कि किसी वस्तु पर कुल आवेश और उसकी लंबाई के, मान लेते इसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई L है, तो Q/L के अनुपात को हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। यानी कि लेम्डा बराबर जो हो जाएगी कुल आवेश यानी Q और इनके बीच की दूरी यानी लंबाई L, इसी को हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। और इसका जो मात्रक होगा वो होगा कूलम मीटर, कूलम मीटर, यानी कूलम प्रति मीटर बराबर हो जाएगी किसका मात्रक, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक हो जाएगी। ठीक, तो इसे उतार ले आप लोग, क्योंकि ये आप लोग को ये जो नया है, नया वाला पॉइंट बताया गया है। ठीक, तो अगले क्लास में मैं आप लोग को बताऊंगा, आप लोग को कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा जो आप लोग को बुक से रिलेटेड होगा। जैसे एम करीम बुक से मैं अगले जो लेक्चर होंगे उसमें बताऊंगा। उसके बाद मैं कूलम का नियम बताऊंगा। ठीक, उसके बाद मैं आगे इसी तरह टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। तो अब बच्चों आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, अगर और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले जो वीडियो है आप लोग को न्यूमेरिकल का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।